वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जिसको आप बोलते हैं, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जिन्होंने राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस जिसने भी लिया होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चाहे आपकी परीक्षा लिखित होगी चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, दोनों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज के वीडियो के माध्यम से हम लिखित मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से आपको बहुत जानकारी यानी कि लगभग आज के वीडियो के माध्यम से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को बताने का प्रयास और इसके अलावा 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को बताने का प्रयास। इसी के साथ ही साथ आप देखेंगे अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर समय मिलता है तो मैं चर्चा करूंगा। तो इसी हिसाब से आप सोचो कि लगभग और लगभग आपको आज के वीडियो के माध्यम से जो है 18 से 20 प्रश्नों के बारे में चर्चा तो एकदम से मैं कंफर्म हो कि कर सकता हूं। बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को बताने में थोड़ा सा क्या होता है कि वो 500 शब्द वाले होते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अगर हो सकेगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो इसके लिए सेपरेट वीडियो जो चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें आपको मिलेगा। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में जब मैं वीडियो अपलोड करूं या फिर वीडियो लाइव करूं तो आप लोग आसानी से उसकी नोटिफिकेशन पा सकें। ओके, तो आज का वीडियो होगा जिसमें हम बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे जो कि लिखित टाइप का होगा। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इन प्रश्नों को के उत्तर जो है इनको 2 से 3 बार अगर वीडियो को कल देख लीजिएगा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस ये सारे के सारे प्रश्न आपके दिमाग में हूबहू क्लिक कर जाएंगे। जरूरी नहीं कि जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसा आपकी पुस्तक में लिखा, जैसा आपकी सीरीज में लिखा वैसा आप लिखें, लेकिन आप अगर एक बार सुने रहेंगे, जाने रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो क्या होगा कि आप जब परीक्षा में उत्तर लिखन कार्य करने बैठेंगे तो क्या होगा कि आपके दिमाग में तमाम प्रकार की बातें दिमाग में चल रही होंगी और आप किसी बातों को अपनी शैली में यानी उन्हीं सब बातों को जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, जो आपने देखा है, उन्हीं सभी बातों को आप अपनी भाषा में, अपनी शैली में, अपनी लेखन प्रभाव शैली का प्रयोग करते हुए उसको लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, किसी कहने के हिसाब से या फिर ऐसा लिखें ये डिनोट मत करिएगा, बस लिखिएगा खूब दबा के। लिखने में अगर कोताही किया तो नंबर में कोताही एग्जामिनर जरूर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया, उसके उत्तर को भी बताने का प्रयास। चले अब देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और इसके उत्तर को आपको कैसे कैसे लिखना है। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। आपको पढ़ना क्या है भाई? आपको पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं यानी कि पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स। तो आपको पॉलिटिकल थियरी, अच्छा पॉलिटिकल थियरी की जो है कुछ चैप्टर वाइज वीडियो हमारे चैनल पर पहले से, यानी कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ में था, एक आध दो यूनिवर्सिटी में, तो उसको मैंने पढ़ा दिया था, बोर्ड पर पढ़ाया है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उसको प्लेलिस्ट में संकलित करवा दूंगा और उस पर जो है थंबनेल भी आपको दिखा दूंगा ताकि चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपको पता लग जाए कि हाँ यही है। ओके, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चले, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। खंड आ यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो खंड आ से पूछे जाते हैं। उसमें प्रश्नों की संख्या लगभग 10 होती है। एक प्रश्न करेंगे तो उसके लिए 2 या 1.5 नंबर आपको दिए जाते हैं, जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी डिपेंड करे उस हिसाब से नंबर मिलते हैं। तो 50 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना होता है, ये सबसे बढ़िया बात ये है। तो आपको 10 प्रश्नों के उत्तर 10 दिए जाते हैं, 10 के 10 करने होते हैं, सबसे अच्छी बात। और सबसे एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे टास्क के रूप में ये प्रश्न आते हैं, जो कि आपको अगर एक भी नहीं पता है तो आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन ये प्रश्न जो है आप आसानी से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इसको लेकर के एक महासंग्राम वीडियो मैंने बनाई है, तो महासंग्राम वीडियो अगर देख लेंगे आप तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी हमने इन प्रश्नों के माध्यम से आपको और बड़े बड़े प्रश्नों को इसमें रखने का प्रयास किया है, ताकि जो है एक ही वीडियो के माध्यम से आप और तमाम प्रकार की चीज़ों को जान पाओ। चले, पहला प्रश्न कि राजनीति शास्त्र के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्या है? राजनीति शास्त्र के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। राजनीति शास्त्र का स्वरूप क्या है भैया? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। राजनीति शास्त्र का स्वरूप क्या है? राजनीति शास्त्र के बारे में आप लोग जानते हैं? राजनीति शास्त्र के बारे में जानते हैं? फटाफट से जो भी राजनीति शास्त्र के बारे में जानते हो फटाफट से लिखने का प्रयास करेंगे। राजनीति शास्त्र की परिभाषा को लेकर के विस्तार से हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप लोगों ने नहीं देखी उसको तो देख लीजिए, चैप्टर 1 नाम से पढ़ी हुई होगी। ओके, तो कुछ विद्वान जो हैं ये राजनीति, वैसे राजनीति विज्ञान जो है एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। राजनीति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है पॉलिटिक्स शब्द से हुई। किससे हुई है? पॉलिस शब्द से हुई है। वैसे जो पॉलिटिक्स शब्द जो है ये अंग्रेजी का है और इसका हिंदी रूपांतरण है पॉलिटिक्स का, राजनीति।
और जो पॉलिटिक्स शब्द है ये आंग्ल शब्द है पॉलिटिक्स, लेकिन यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से, किससे, यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है आपका राजनीति। ओके, तो समझ में आ गई बातें। और पॉलिस का मतलब होता है नगर या फिर राज्य। तो यूनान में प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर ही राज्यों के रूप में संगठित हुआ करते थे, और प्रत्येक व्यक्ति राज्य के क्रियाकलापों में भाग लिया करता था। और जब प्रत्येक व्यक्ति राज्य के क्रियाकलापों में भाग लेता था तो नगर राज्य की व्यवस्था से संबंधित समस्त बातों का ज्ञान करने वाले जो विषय होते हैं उसी को हम पॉलिटिक्स या राजनीति कहते हैं। और जब सभी लोग उसमें क्रियाकलाप में भाग लेते हैं तो उन्हीं सभी चीज़ों के अध्ययन को समन्वित रूप से हम राजनीति विज्ञान या फिर राजनीति बोलते थे। राजनीति जो है विज्ञान की परिभाषा कई कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से, जैसे कि गार्डनर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। ये बड़ी फेमस परिभाषा है इनकी। ओके, ये राज्य का अध्ययन मानते हैं। कुछ विद्वान हैं जो कि राजनीति शास्त्र को राज्य का अध्ययन मानते हैं, कुछ विद्वान राजनीति शास्त्र को जो है राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। इसी प्रकार से आप जैसे पॉल जैनेट हो गए या डिमार्क हो गए, इन सभी लोग जो हैं ये मानते हैं राजनीति दुष्ट पुरुष का अंतिम आश्रय स्थल है। ये डिमार्क महोदय ने कहा था। बड़ा फेमस एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीति दुष्ट पुरुष का अंतिम आश्रय स्थल है। ये परिभाषा राजनीति विज्ञान की किसने दी है, तो डिमार्क महोदय ने दी है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो राजनीति एक प्रकार से इसका सैद्धांतिक पक्ष भी है, व्यवहारिक पक्ष भी है। तो इन सभी चीज़ों को हम समझते रहेंगे आगे चल करके। तो यहाँ पर आपको स्वरूप बताना है, तो स्वरूप में हम क्या बताएंगे भाई, आपसे परिभाषा भी पूछेगा, परिभाषा जरूर पूछ सकता है। ओके, बाद तो परिभाषा मैंने आपको बता ही दी कुछ। देखिए, तो राजनीति विज्ञान के स्वरूप की अगर बात की जाए तो राजनीति विज्ञान स्वरूप मतलब क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर से तात्पर्य किसी विषय का जब स्वरूप पूछा जाता है इसका मतलब उसकी प्रकृति पूछी जा रही है। सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ प्रश्न में जो शब्दावलियाँ होती है उसके माध्यम से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये पूछा क्या गया है। तो जो स्वरूप होता है इसका मतलब किससे लिया आता है, प्रवृत्ति से, प्रकृति से। प्रकृति माने क्या होता है, नेचर। यानी नेचर आप पॉलिटिकल साइंस आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नेचर आप पॉलिटिकल साइंस पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है ना। तो राजनीति शास्त्र के स्वरूप यानी कि उसके, अच्छा अब नेचर और प्रकृति क्या होती है, नेचर अंग्रेजी में कहते हैं, प्रकृति हिंदी में कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है या फिर एक कला है, राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है या फिर एक कला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसी को आपको डिनोट करना, इसी को आपको बताना है, यही हो जाएगा स्वरूप राजनीति शास्त्र का, राजनीति विज्ञान का। तो किसी भी विषय वस्तु में जब उस पर्टिकुलर विषय वस्तु का स्वरूप पूछा जाए तो आप उसमें उसकी प्रकृति यानी कि वो विज्ञान है या फिर वो कला है, यानी कि वो विज्ञान वर्ग में आता है या फिर कला वर्ग में आता है या फिर दोनों में आता है, इसको आपको बताना होता है। तो अगर राजनीति शास्त्र की हम बात करें, राजनीति शास्त्रकार देखिए विज्ञान भी है और कला भी है, इसमें दो राय नहीं है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। इसके अलावा लिखेंगे एक जो है तीन विद्वानों के कथन आप ध्यान दीजिएगा। तीन विद्वान हैं, एक का नाम है मेटलैंड, एक का नाम क्या है भैया, मेटलैंड। मेटलैंड का नाम याद रखिएगा। इसके मेटलैंड के साथ एक व्यक्ति हैं बंकिल, बंकिल या फिर कहीं कहीं पर बकिल लिखा हुआ मिलता है, तो बकिल या फिर बंकिल। इसके अलावा और कॉम्ट, तो ये कॉम्टे, तो काम्टे, बकिल और मेटलैंड, ये तीन जो हैं ये राजनीति शास्त्र को बिना कुछ देखे सुने राजनीति शास्त्र को धड़ल्ले के साथ विज्ञान कहते हैं कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। क्या कहते हैं ये, मेटलैंड, बकिल और मेटलैंड, बकिल और कॉम्टे, ये कहते हैं कि ये विज्ञान नहीं, यानी विज्ञान इसे नहीं मानते। और इसका कारण भी बताते हैं। पहला कारण बताते हैं मेटलैंड, बकिल और कॉम्टे, कहते हैं कि इसमें विषय वस्तु पर एक राय नहीं है, इस विषय वस्तु पर एक राय नहीं है विद्वानों में भी, और मतलब कि एक किसी पर्टिकुलर चीज़ों का कि राजनीति में क्या अध्ययन किया जाता है किस प्रकार का, तो इसलिए इसमें एक राय नहीं, इसमें कई राय हैं, इसीलिए विज्ञान नहीं होता। खास करके विज्ञान में एक राय होता है, जैसे कि 2 2 4 होता है तो 2 2 4 होगा, कभी 5 नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, मेटलैंड और बकिल और काम्टे कहते हैं कि कार्य व कारण का संबंध इसमें नहीं होता। किसका किसका, कार्य, यानी कार्य जो हुआ है वो किन कारणों से हुआ है, कारण और कार्य
यानी जो कार्य हुआ है वो किन कारणों से हुआ है, तो उन कारणों के बीच में और जो कार्य हुआ है उस कार्य के बीच में कोई संबंध नहीं होता इसमें, और इसीलिए ये क्या है, एक विज्ञान नहीं है, ये भी मानते हैं। ओके, इसके अलावा तीसरा मुद्दा बताते हैं जो है मैटलैंड, बकिल और आपके कॉम्टे क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये भविष्य नहीं बताया सकता, यानी राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र भविष्य नहीं बताता, यानी जो भी मतलब कि जैसे कि भविष्य में 2-2-5 ही, मतलब कि 2-2-4 ही होगा, ये गणित बताता है। फिजिक्स बताता है कि हाँ जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आज लग रहा है और 10 साल बाद भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा, ठीक है, या भविष्यवाणी भी करता है राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान जो है भविष्यवाणी करने में उतना सक्षम नहीं है, ये सही कहा इन्होंने, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कुछ क्षेत्रों में होता है। चौथी बात इन लोगों ने कही, चौथी बात कहा कि वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग नहीं होता है राजनीति शास्त्र में, परंतु यह गलत धारणा है जो इन लोगों ने बताई। तो ये 4 बातें इन लोगों ने बताई, इन चारों को एक प्रकार से खंडन करने वाले भी विद्वान आए। उन लोगों ने कहा कि नहीं भैया, आप जो कह रहे हो ये कुछ मात्रा में ठीक है, 50% सही, 50% जो आपकी बातें कह रहे हो आप गलत है। तो इन चीज़ों को लोगों ने नकारा। और राजनीति विज्ञान की अगर बात की जाए तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जाएगा, विज्ञान हम राजनीति विज्ञान को कह सकते हैं, इसीलिए इसके नाम में ही पीछे लगा राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ण रूप से साइंस है। राज्य का चूंकि क्यों हम विज्ञान कह सकते हैं, चूंकि ये राज्य का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। और विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, विज्ञान की परिभाषा होती है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्धता के साथ अध्ययन अगर करता है कोई शास्त्र या विज्ञान, तो वो कहलाता है विज्ञान। यानी कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की सिंपल सी परिभाषा, साधारण परिभाषा होती है। तो जो इस परिभाषा पर अगर कोई भी विषय वस्तु खरा उतरता है तो उस विषय वस्तु को हम विज्ञान की श्रेणी में रख देते हैं। अच्छा, अब उसमें कितनी 50% वैज्ञानिकता है या 100% वैज्ञानिकता है, ये डोंट मैटर, ये बाद में हम देखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उसको हम विज्ञान कह सकते हैं। तो ये लोग पूर्ण रूप से मेटललैंड और बंकिल और इसके अलावा जो कॉम्टे हैं, ये पूर्ण रूप से कहते हैं कि ये विज्ञान है ही नहीं, इसमें विज्ञान के लक्षण ही नहीं दिखते। लेकिन अन्य विद्वान आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये विज्ञान है, विज्ञान कहा जाएगा क्योंकि ये क्रमबद्ध अध्ययन करता है राज्य का। तो किसका अध्ययन करता है, राजनीति विज्ञान राज्य का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, तो इस प्रकार से ये विज्ञान है। लेकिन हम अगर बात करें पूरा निष्कर्ष के हिसाब से, विद्वानों के हिसाब से, कथनों को पढ़ने के बाद में अगर आपको लिखना हुआ कॉपी में या हमको लिखना हुआ, तो हम क्या आपको बताएंगे, हम ही बताएंगे कि राजनीति विज्ञान ना तो पूर्ण रूप से विज्ञान है और ना ही पूर्ण रूप से कला वर्ग का विषय वस्तु है। इसीलिए आप क्या लिखेंगे, राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र एक अर्ध विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान नहीं है। इसका व्यवहारिक रूप भी है, और चूंकि उसका जो व्यवहारिक रूप है वो उसकी कला वर्ग की ओर द्योतक करता है, और जो इसका सैद्धांतिक पक्ष है वो किस ओर, वो वैज्ञानिकता की ओर झुका हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने राजनीति शास्त्र की प्रकृति को, यानी कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस को इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि आज जो इस प्रश्न के माध्यम से मैंने समझा दिया, विस्तार से बता दिया। तो आपसे चाहे लघुत्तरीय में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो भी आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। शुरुआत में मैंने परिभाषा बताई है, तो आपसे दीर्घोत्तरीय में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो भी आप इन जो है जो मैंने बातें बताई हैं इनको अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो आसानी से बता लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, तो बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, फटाफट से लाइक करो, शेयर करो सभी दोस्तों के पास। और भी आपको बता दूं, और तमाम प्रकार के सब्जेक्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल होते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि अभी आप देखेंगे रात के आपकी जो है 9 बजे से जियोग्राफी की क्लास होने वाली है, तो आप इसको देखिएगा। रात के 9 बजे से कौन सी क्लास होगी, जियोग्राफी की क्लास होगी, BA सेकंड सेमेस्टर की। इसका भी मॉडल पेपर इसी प्रकार से मैं हल करवाऊँगा जिस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का चल रहा, तो इसको आप देखिएगा। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र की क्लास कल हो चुकी है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिनका शिक्षा शास्त्र है वो देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स जिनका है वो महासंग्राम रिवीजन क्लास देख लीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है BA सेकंड सेमेस्टर का। इसमें ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों प्रकार की चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। इसमें लिखित स्वरूपा जो है प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ओके, चलें दूसरा प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र में क्या संबंध है बताइए।
जो है राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र ही नहीं, अन्य विद्वानों मतलब कि अन्य विज्ञानों में भी इसका संबंध होता है, चूँकि राजनीति जो होता है मनुष्य के जीवन का मात्र एक पहलू होता है। और मनुष्य किस में रहता है? मनुष्य समाज में रहता है, और जिस समाज में मनुष्य रहता है उसी समाज की का जो एक प्रकार से समाज किसे कहते हैं? तो मैकाइबर पेज कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। और चूंकि सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, तो सामाजिक जाल जो बनता है वो पॉलिटिकल साइंस के कुछ सिद्धांतों से भी बनता है, राजनीति मतलब कि आप देखेंगे इतिहास से भी, भूगोल से भी, और तमाम प्रकार के जो है सांस्कृतिक, व्यवहारिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, भौगोलिक, इन सभी दृष्टिकोण से सामाजिक संबंध जुड़े हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मनुष्य के जीवन का एक पहलू होता है राजनीति, और जबकि मनुष्य के जो संबंध होते हैं अलग अलग पहलुओं के, उन सभी का अध्ययन करता है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है, आइए हम चर्चा करते हैं और बड़े ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, अच्छा, राजनीति शास्त्र और इतिहास के बीच में बड़ा गहरा संबंध है, ये बात भी ध्यान रखें, क्योंकि जहां आप देखेंगे राजनीति शास्त्र और इतिहास में आपस में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि राजनीति शास्त्र मनुष्य के राज्य संबंधी क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, और इतिहास मनुष्य के समग्र भूतकालीन जीवन का अध्ययन करता है। जो बीत गया वो सब इतिहास है, और मनुष्य के राज्य संबंधी जो क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वो इतिहास के हों, उनको हम राजनीति के अंतर्गत रखते हैं। इतिहास में आप देखेंगे कि जो बीत गया काल है, जिसको विगत काल, विगत माने जो बीत गया समय है, तो विगत काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और कला संबंधी जो परिस्थितियां होती हैं वो क्यों हुई, उनका कारण, वो घटनाएं, उनके क्या परिणाम हुए, इन सभी का अध्ययन इतिहास करता है। इस प्रकार इतिहास मनुष्य के राजनीतिक जीवन का भी अध्ययन करता है। अतः दोनों शास्त्र जो हैं आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो इतिहास में जो बीत गया, उस इतिहास के केवल राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करना राजनीति विज्ञान का काम है, राजनीति शास्त्र का काम है, जबकि इतिहास समस्त घटनाओं का अध्ययन करता है जो कि बीत गया। ओके, इसी श्रृंखला में हम समाजशास्त्र के बारे में भी कह सकते हैं। समाजशास्त्र की बात की जाए तो समाजशास्त्र समाज के संगठन, उसके स्वरूप और सामाजिक जीवन का विधिवत अध्ययन करता है, समाजशास्त्र जो होता है। और यह सामाजिक समुदायों और सामाजिक जीवन के नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। कौन? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के ही द्वारा सामाजिक नियम तय किए जाते हैं, क्या होंगे, सामाजिक मापदंड, सामाजिक मूल्य क्या होंगे, सोशल वैल्यूज़ वगैरह क्या होंगी, इन सभी को डिनोट करने का काम कौन करता है? सामाजिक जो नियम मतलब कि समाजशास्त्र जो होता है, इन सभी का अध्ययन करता है। परंपरा का, रीतियों का, कुरीतियों का, रूढ़ियों का, सभी का अध्ययन करता है कौन? समाजशास्त्र। और सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करता है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है। और जो राजनीति शास्त्र आपका होता है, राजनीति शास्त्र सामाजिक जीवन के केवल एक अंग का, एक पहलू का अध्ययन करता है। क्या? सामाजिक जीवन के एक अंग यानी राजनीतिक पहलू जो होता है, उसी पहलू का अध्ययन करता है राजनीति शास्त्र अपना। तो राज्य और सरकार जो होते हैं समाज के ही अंग होते हैं। चाहे राज्य की हम बात करें और चाहे हम सरकार की बात करें, राज्य हुआ, सरकार हुआ, ये किसके अंग हैं? ये समाज के अंग हैं। और चूंकि समाज के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, और इसीलिए राजनीति और मतलब कि सरकार और राज समाज के अंग हैं, तो मात्र एक अंग है, एक पहलू है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य मतलब कि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ हैं, और उनमें आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। आप ये लिखेंगे संबंध है तो पूछा जा रहा है, तो आप लिखेंगे कि मनुष्य के जीवन के जो सामाजिक जीवन के समस्त पहलू होते हैं वो समाज शास्त्र के अंतर्गत किए जाते हैं, जबकि राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के जीवन के केवल एक पहलू जो कि राजनीति होती है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? इतनी चीज क्लियर हो गई। तो राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र, इन दोनों में अंतर आपको थोड़ा बहुत मिला? थोड़ा बहुत अंतर मिला कि नहीं मिला? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मिला होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर भी है, अंतर हम चर्चा करेंगे, लेकिन संबंध ही पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भैया कि रूसो की समान इच्छा क्या है। रूसो का जो समान इच्छा सिद्धांत है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूसो जो है उन्होंने अपनी समान इच्छा का सिद्धांत दिया और कहा कि व्यक्ति की दो इच्छाएं होती हैं। कितनी इच्छाएं होती भैया? रूसो की समान इच्छा की अगर बात की जाए, रूसो की समान इच्छा की अगर बात की जाए
तो रूसो की समान इच्छा के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार। रूसो ने कहा कि समान इच्छा जो होती है, यानी कि जो समान इच्छा होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार होता है आपका, उसका नाम है वास्तविक इच्छा, और दूसरा प्रकार है आपका आदर्श इच्छा। यानी वास्तविक इच्छा ये होती है कि जो व्यक्ति के पर्टिकुलर मन में, किसी व्यक्ति के अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति की वास्तविक इच्छाएं होती हैं, यानी कि उसकी क्या इच्छा है, पर्टिकुलर इच्छा, वो इच्छा। आदर्श इच्छा मतलब जो समाज की इच्छाएं हैं, सारी की सारी इच्छाएं, कि समाज की क्या इच्छा है उसी के अंतर्गत वो उसकी भी इच्छा है। जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये समान इच्छा है, मतलब ये आदर्श इच्छा है। वास्तविक इच्छा तो समझ रहे हैं आप, तमाम प्रकार की इच्छाएं हुई, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और इसको समझने का प्रयास करते हैं, रूसो की जो समान इच्छा का सिद्धांत है इसके बारे में। तो इसकी कई सारी विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता आप क्या लिखेंगे? पहली विशेषता है कि समान इच्छा जो होती है संप्रभु होती है। कैसी होती है? समान इच्छा जो होती है वो संप्रभु होती है। दूसरी बात ये कि समान इच्छा विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा होती है, और यह भावनाओं और संवेगों पर आधारित होने के कारण कभी गलत नहीं हो सकती। तो जो समान इच्छा होती है ये कभी गलत नहीं होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात यह है कि समान इच्छा अस्थायी होती है। ये हम हर समय में आप देखेंगे अस्थायी ही होती है समान इच्छा। ओके, समय काल परिस्थिति के हिसाब से भी इच्छा अस्थायी होती है। इसके अलावा चौथी बात है समान इच्छा अदेय या अविभाज्य होती है। ये मतलब क्या होती है? अविभाज्य, यानी इसका बंटवारा नहीं होता है। और इसकी पांचवी विशेषता थी समान इच्छा की कि समान इच्छा सर्वोच्च एवं निरंकुश भी होती है। ओके, क्योंकि समान इच्छा मतलब कि किसी समाज में आप देखेंगे कि समाज की क्या इच्छा है? रोटी कपड़ा मकान, कि रोटी कपड़ा मकान, तो उसी वही सारी की सारी लोगों की इच्छाएं। लेकिन अब उसमें व्यक्ति की पर्टिकुलर इच्छा भी होती है ना, कुछ पर्टिकुलर इच्छा भी होती है कि व्यक्ति अपना काम स्वयं करना चाह रहा है, या फिर वो रोटी कपड़ा मकान से, या फिर मकान नहीं बनवाना चाह रहा है, वो केवल कपड़ा ही अच्छे तरीके से पहनना चाह रहा है। कोई खाना नहीं खा रहा है, वो कपड़ा और मकान अच्छे तरीके से बनवा रहा है। तो इस प्रकार से लोगों की अलग अलग इच्छाएँ होती हैं। तो यही विशेषताएँ थी रूसो की समान इच्छा की, जो कि मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। राज्य के कार्यों से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राज्य के कार्यों से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भैया। तो राज्य के कार्यों से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं आप देखेंगे, उनसे संबंधित बहुत सारे मत हैं जिनको राजनीतिक वाद नाम दिया गया है। तो राज्य के कार्यों से संबंधित जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों को यानी राज्यों के कार्यों से संबंधित तमाम सारे जो सिद्धांत हैं, या तमाम सारे जो मत हैं, तमाम सारे जो नियम हैं, उनको राजनीतिक वाद कहा जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये प्रमुख वाद या विचारधाराएं, वाद माने होता है विचारधाराएं खास करके, तो वाद और विचारधाराएं जो ये हैं, इनको एक प्रकार से लगभग कई हैं, आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं। और यही पूछा भी गया है कि राज्य के कार्यों से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का उल्लेख यानी उनका नाम लिखें। तो पहला सिद्धांत है भैया कौन सा राज्य के कार्य से संबंधित है? वो है आदर्शवाद, यानी आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो होता है ये क्या होता है? आदर्शवाद जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैं पढ़ाऊंगा किसी दिन आपको विस्तार से आदर्शवाद के बारे में। वैसे आदर्शवाद जो होता है इसको आइडियलिज्म, अगर कोई आपका जैसे कि दंड के आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार अगर बात की जाए, तो अपराधी को दंड तो दिया जाना चाहिए, किंतु बदले की भावना से नहीं। दंड की मात्रा व्यक्ति द्वारा किए गए दंड मतलब कि अगर जो अपराध होता है उसके अनुपात में ही होना चाहिए, कि अगर कम अपराध किया तो कम दंड दो, ज़्यादा अपराध किया तो ज़्यादा दंड दो। यानी आदर्शवादी सिद्धांत का मतलब होता है कि जो पहले से होता रहा, किसी बड़े व्यक्ति ने, किसी विशेष प्रश्न जो है या किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, उसी को हम आदर्श बना करके, या अभी तक ऐसा हो रहा था उसी को आदर्श बना करके हम आगे चले, तो आदर्शवाद होता है। आदर्शवाद जो होता है राज्य के कार्यों से संबंधित प्रमुख सिद्धांत होता है कि राज्य में कैसे कैसे कार्य हों, तो आदर्शवाद पहला। दूसरा होता है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद भी एक प्रकार से आप देखें इंडिविजुअलिज्म जो एक प्रकार से कार्य होते हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर लोग ऐसा कुछ कार्य करते तो उनके हिसाब से, तो व्यक्तिवाद हो गया। तीसरा होता है अराजकतावाद। अराजकतावाद को क्या बोलते हैं? अराजकतावाद जो होता है ये भी आप देखेंगे खास करके इसी प्रकार से होता है, और अराजकतावाद भी राज्य के कार्यों से संबंधित होता है। किसके कार्यों से? अराजकतावाद जो होता है ये राज्य के कार्यों से ही संबंधित होता है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। अच्छा, अराजकतावाद के बारे में हमने यहाँ पर प्रश्न भी रखा यहाँ पर अराजकतावाद, अभी मैं इसको आपको समझा दूंगा।
तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वैसे अराजकता अर्थव्यवस्था का अभाव नहीं है, अपितु शक्ति का अभाव होता है और इसका अर्थ स्वतंत्रता, मेलजोल तथा प्रेम होता है। डिक्सन ने परिभाषा दी है अराजकतावाद की, हम समझेंगे आगे चल करके। अभी तो अराजकतावाद जो होगा ये अभी समझो कि ये राज्य के कार्यों से संबंधित एक सिद्धांत है अराजकतावाद। चौथा सिद्धांत आप लिखेंगे कौन सा है, इसमें केवल सिद्धांत ही लिखना है आपको, ठीक है, उसकी व्याख्या नहीं करनी है। चौथा सिद्धांत है उपयोगितावाद, ठीक है। उपयोगितावाद जो है ये भी एक प्रकार से राज्य के कार्यों से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है। इसके अलावा जो पांचवा है समाजवाद, सोशलिज्म। समाजवाद तो सभी लोग जानते होंगे, समाजवाद, ठीक है। छठवां जो सिद्धांत है राज्य के कार्यों से संबंधित वो कौन सा है, राज्य के कार्य का उदारवादी सिद्धांत, यानी लिबरल थ्योरी जो है वो। तो राज्य के कार्यों से संबंधित जो लिबरल थ्योरी है ये भी राज्य के कार्यों से ही संबंधित है और उसका प्रमुख सिद्धांत है। और सातवां जो आपका है वो है राज्य के कार्य से संबंधित लोक कल्याणकारी सिद्धांत, यानी वेलफेयर स्टेट थ्योरी। वेलफेयर स्टेट थ्योरी आप देखेंगे संविधान में, भारतीय संविधान में इसी को अपनाया गया है, लोक कल्याणकारी राज्य। यानी कि राज्य जो होगा, यानी कि जो देश होगा, यानी कि जो भी होगा वो क्या करेगा, देश के अंतर्गत जो जनसंख्या निवास कर रही जो सरकार होगी उसको मैं या फिर अपने देश को वेलफेयर स्टेट बनाने की ओर अग्रसर होगा। ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इस बात का मेंशन किया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो लोक कल्याणकारी सिद्धांत जो है ये भी राज्य के कार्य कैसे होंगे इससे संबंधित जो है सिद्धांत है। तो एक बार फिर से सुनिएगा कौन कौन से सिद्धांत है जो कि राज्य के कार्यों से संबंधित है। पहला सिद्धांत आदर्शवाद, दूसरा सिद्धांत आपका कौन सा हो गया, व्यक्तिवाद, तीसरा सिद्धांत अराजकतावाद, चौथा सिद्धांत उपयोगितावाद, पांचवा सिद्धांत समाजवाद, छठवां सिद्धांत राज्य के कार्य का उदारवादी सिद्धांत और सातवां सिद्धांत है लोक कल्याणकारी सिद्धांत। तो उदारवादी सिद्धांत, लोक कल्याणकारी सिद्धांत, उपयोगितावाद, अराजकतावाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद और आदर्शवाद ये राज्य के कार्यों से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है संप्रभुता की विशेषताएं क्या हैं। संप्रभुता की क्या विशेषताएं हैं भैया, संप्रभुता होती क्या है। संप्रभुता की अगर बात की जाए तो किसी देश या किसी राष्ट्र के सीमा के अंतर्गत या बाहरी, यानी किसी भी देश पर, किसी भी देश का आंतरिक मामला हो या कोई बाहरी मामला हो, उस पर उस देश का जो मुखिया हो या उस देश का जो सरकार का मुखिया हो या जनता का मुखिया हो या उस राष्ट्र का अध्यक्ष हो, उसको किसी दूसरे देश से पूछना न पड़े कि हमारे देश में ये मामला चल रहा है या हमको किसी देश पर आक्रमण करना, तो हमको किसी से परमिशन लेनी पड़े। यानी संप्रभुता देश को आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करती है। तो संप्रभुता मतलब होता है कि आप पूर्ण रूप से आंतरिक और बाह्य रूप से जो देश स्वतंत्र होता है, जिस पर किसी दूसरे का दबाव या प्रेशर नहीं होता है, किसी दूसरे की आज्ञा का जो एक प्रकार से नहीं लेनी पड़ती कोई कार्य करने के लिए, तो वो देश संप्रभु होता है, ठीक है। यानी सॉवरेनिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसी को संप्रभु हिंदी में कहते हैं। तो इसकी विशेषताएं पूछी जा रही हैं। तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से, बहुत सारे विद्वानों ने जो है संप्रभुता की कई सारी विशेषताएं बताई हैं। जैसे कि तमाम सारे विद्वानों के अगर हिसाब से देखें तो पहली विशेषता उन लोगों ने बताई निरपेक्षता, यानी संप्रभुता निरपेक्ष होती है। दूसरी बात संप्रभुता में जो है अस्थायित्व सर्वव्यापकता होती है। क्या होती है, अस्थायित्व होता है, सर्वव्यापकता होती है। इसके अलावा तीसरी विशेषता बताई लोगों ने, विद्वानों ने, कि आदियता होती है इसमें। चौथी विशेषता बताई कि एकत्व होता है इसमें। और पांचवी विशेषता बताई लोगों ने कि मौलिकता होती है इसमें। और छठवीं बात बताई, विशेषता बताई लोगों ने, क्या बताई, कि चिरभोगता होती है। ये सभी संप्रभुता की विशेषताएं होती हैं। विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार से बताया संप्रभुता की विशेषताओं को, क्या क्या, निरपेक्षता, अस्थायित्व सर्वव्यापकता, आदियता, एकत्व, मौलिकता, चिरभोगता, ये सब संप्रभुता की क्या है, मुख्य विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं के बारे में हो गया। वैसे संप्रभुता के ये गुण जो है वैध या वैधानिक गुण ही हैं, यानी कि कानूनी रूप से ये गुण हैं, ठीक है, जो कि वैध हैं कानून के हिसाब से। और ये संप्रभुता की अनेक भावनाओं में से आप देखेंगे तो एक है, और इसको पूर्ण मानना भ्रम होता है कहीं ना कहीं पे। तो इस प्रकार से संप्रभुता जो होती है ये पूर्ण रूप से माने अगर तो हम इस एक प्रकार से भ्रम सा होता है, लेकिन फिर भी संप्रभुता ठीक ही ठाक है। अधिकतर देशों में आप देखेंगे, जैसे भारत एक संप्रभु कंट्री, इसमें कोई द्वंद्व नहीं।
लीकाक ने कहा संप्रभुता के बारे में कि प्रभुसत्ता संप्रभुता एक ही बात है। प्रभुसत्ता की जितनी खोज की जाए वह उतनी ही दूर भागती दिखाई देती है। ये लीकाक का कथन है। लीकाक ने क्या कहा कि प्रभुसत्ता की जितनी खोज की जाए वह उतनी ही दूर भागती दिखाई देती है। ये संप्रभुता के बारे में बताया था। किसने? लीकाक ने बताया था। ओके। कुछ विद्वानों ने तो कहा कि जो प्रभुसत्ता या जो है संप्रभुता होती है ये राजा में निहित होती है, यानी सॉवर्निटी इन द मोनार्च या मोनार्क। सॉवर्निटी इन द मोनार्क यानी क्या होता है? राजा में निहित होती है क्या जो सॉवर्निटी होती है। ओके। तो इस प्रकार से लोगों ने कहा संप्रभुता की बात की जाए तो राजनीतिक विज्ञान में प्रभुसत्ता संप्रभुता शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपों में विभिन्न अर्थों में किया जाता है। और नाम मात्र की प्रभुसत्ता, वास्तविक प्रभुसत्ता यानी वैध संप्रभुता और यथार्थ संप्रभुता यानी वैधानिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, ये सब संप्रभुता के ही स्वरूप होते हैं। तो इस प्रकार से संप्रभुता के कई स्वरूप होते हैं। एक लोकप्रिय संप्रभुता होती है, एक राजनीतिक संप्रभुता होती है, एक वैधानिक यानी कानूनी रूप से संप्रभुता होती है। ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की एक नाम मात्र की संप्रभुता, एक वास्तविक संप्रभुता होती है। तो कई संप्रभुता भी होती है। तो इसके बारे में आप लोगों ने संप्रभुता के बारे में जान लिया क्या होता है। तो लिखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अच्छा, मैं ज़्यादा बता दे रहा हूँ, 50 शब्द से ज़्यादा मैं बोल दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। आप देखिएगा कि एक आध पेज या आधा पेज में अगर आपका उत्तर हो जाता है तो ठीक है, 50 शब्द हो जाता है। आप गिनने मत लगिएगा 50 शब्द होगा कि नहीं हुआ। ठीक है। तो न्याय एवं दंड की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, न्याय और दंड की परिभाषा दीजिए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। न्याय क्या होता है और दंड क्या होता है। सबसे पहले न्याय को आपको बता दूं, न्याय क्या होता है। तो न्याय का सर्वमान्य मापदंड होता है। क्या? न्याय जो होता है, न्याय का अपना सर्वमान्य मापदंड होता है, यानी किस हिसाब से न्याय देना है, किस हिसाब से क्या करना है, इसी को मापदंड कहते हैं। ठीक है। तो न्याय किस हिसाब से मिलना है, किस व्यक्ति को कैसा न्याय दिया जाना चाहिए, तो ये सब चीज़ों। और सामान्यतया ये समाज के संपूर्ण आचार विचार, आचार व्यवहार, इन सभी से संबंधों जो होते हैं, उन संबंधों की जो अच्छाई होती है, जो बुराई होती है, उसी को मापने की कसौटी बन जाती है न्याय। ओके। तो न्याय अथवा जो है जस्टिसिया इसको कहते हैं अंग्रेजी में, न्याय को ही। इसका मूल भाव जोड़ना अथवा लगाना या बंधन अथवा ग्रंथि इससे लिया जाता है। और व्यापक अर्थ में न्याय को मानव व समाज के समस्त आचरणों के संबंध में देखा जाता है कि मानव और समाज का समस्त आचरण क्या है, उसमें उस व्यक्ति का संबंध कैसा है, इसमें देखा जाता है न्याय व्यापक अर्थ में। लेकिन संकीर्ण अर्थ में, यानी कि बहुत छोटे शब्दों में अगर बात की जाए, कम दायरे में, तो संकीर्ण अर्थ में न्याय को कानून के साथ जोड़कर देखा जाता है कि न्याय जो होता है कानून के हिसाब से होता है। केवल सुप्रीम कोर्ट में ही न्याय मिल सकता है। ये न्याय की ये संकीर्ण धारा होती है। जबकि व्यापक अर्थ में न्याय को मानव व समाज के समस्त आचरणों के संबंध में देखा जाता है। संकीर्ण अर्थ में न्याय को कानून के साथ जोड़कर देखा जाता है। मेरियम कहते हैं इसी बात को लेकर के, मेरियम, कि न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का योग होता है जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को वे सभी अधिकार और सुविधाएं जुटाई जाती हैं जिन्हें समाज जो होता है वो उचित मानता है या उचित समझता है। तो उन सभी सुविधाओं को, उन सभी अधिकारों को जुटाया जाता है जिन्हें समाज उचित मानता है, जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को सभी अधिकार मिलते हैं, सभी सुविधाएं मिलती हैं, सभी सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं जिसको समाज उचित मानता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उन्हीं सभी प्रक्रियाओं का योग होता है आपका न्याय। ओके। ये बात किसने बताई? मेरियम ने बताई। न्याय के बारे में आपको बातें समझ में आ गई कि न्याय होता क्या है, न्याय से समझ में आ गई बातें न्याय के बारे में। अच्छा, न्याय की बात की जाए, न्याय के बारे में मैंने आपको बता दिया। न्याय के विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे न्याय का एक कानूनी पक्ष है, न्याय का सामाजिक पक्ष भी है, न्याय का राजनीतिक पक्ष भी है, न्याय का आर्थिक पक्ष भी है, यानी कि अलग अलग जो है पक्ष होते हैं इन सभी चीज़ों में न्याय के भी। अब दंड की अगर हम बात करें कि दंड क्या होता है, तो दंड की बात की जाए तो राज्य के आसपास या राज्य के पास अपने कानूनों को जनता पर लागू करने के लिए कुछ दमनकारी शक्ति होती है,
यानी कि अगर मैं इसको सरल भाषा में आपको बताऊं तो राज्य जो होता है यानी जो सरकार होती है उसके पास, या सरकार नहीं राज्य बोलेंगे क्योंकि सरकार तो अब बदलती रहती है, तो राज्य के पास क्या होता है, कुछ शक्ति होती है जिसके कारण से अगर कोई व्यक्ति समाज में या राज्य में कोई गलत कृत्य कर रहा है तो उसको किस प्रकार से समझाया या दंडित किया जाए, तो उसके लिए कुछ मापदंड होता है कि हाँ कौन अगर एक झापड़ मारेगा तो उसके लिए 1 दिन की सज़ा, 2 झापड़ मारेगा तो 3 दिन की सज़ा, इस प्रकार से डिनोट किया जाता है कि हाँ किस हिसाब से सज़ा देनी। तो एक मापदंड होता है, एक जो है किताब होती है जिसको आईपीसी, जैसे कि इंडिया की अगर बात करें हम तो आईपीसी जानते हैं, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में जो है भारतीय, यानी जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं, उर्दू में जिसको क्या कहते हैं, ताजेराते हिंद कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं, ताजेराते हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ताजेराते हिंद कहते नहीं। न्यायालय में आप लोगों ने सुना होगा ताजेराते हिंद दफ़ा 302 के तहत या 307 के तहत या 420 के तहत, इस प्रकार से आपने सुना होगा। थोड़ा पटक पटक के जज साहब बोलते हैं, ठोकेगा थोड़ा, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें क्या बोलते, ताजेराते हिंद दफ़ा 302 के तहत इसको इस प्रकार की सज़ा सुनाई जाती है। आपने सुना होगा ऐसा, ताजेराते हिंद, आईपीसी और इंडियन पीनल कोड इसको कहते हैं, और भारतीय दंड संहिता, ये सब एक ही नाम है अलग अलग भाषा की, ठीक है। तो राज्य के पास कानूनों को जनता पर लागू करने के लिए क्या होता है, कुछ दमनकारी शक्ति होती है, और उसी दमनकारी शक्ति जो होती है, और ये बाध्यकारी शक्ति दंड की ही होती है, जो कि बाध्य ही होता है राज्य की उसको करेगा। जैसे कि आपने अगर किसी का एक प्रकार से किसी के यहाँ पर चोरी कर ली तो उसके लिए अलग से विधान है, अलग से दंड प्रक्रिया है। आपने किसी को मार दिया उसके लिए अलग से, तो इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ों के अलग अलग चीज़ें कोई है, मतलब कि तो आप लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति राज्य की आज्ञा का या फिर राज्याज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे राज्य दंड दिया जाता है, फिर उसे राज्य क्या करता है, उसको राज्य दंड देता है, यानी देश जो होता है उसको दंड देता है। जब भी बात यहाँ पर राज्य की करूँ मैं, तो राज्य मतलब देश से समझना, ओके। तो जिस भय के वशीभूत होकर के मनुष्य राज्याज्ञा और सामाजिकता का निर्वहन करते हैं और समाज में नियंत्रण बना रहता है, और उस भय का कारक कौन है, यानी कि जो समाज में कि हम अगर किसी को मारेंगे तो हमको पुलिस पकड़ ले जाएगी, ये दंड जो बना हुआ है, ये डर बना हुआ है, जो ये राज्य के द्वारा ही होता है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, दंड ही होता है। दंड के कारण से, दंड के ही अगर दंड की व्यवस्था ना की जाए समाज में तो लोग गलत कृत्य बहुत करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो इसीलिए राज्य के द्वारा प्रशासन चलाने तथा शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने में दंड की एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसीलिए दंड अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर होगी बातें। आगे समझते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताइए। राजनीतिक संस्कृति का क्या अर्थ होता है भैया, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, तो राजनीतिक संस्कृति की अगर बात की जाए, राजनीतिक संस्कृति की बात की जाए तो राजनीतिक संस्कृति लिखिएगा सभी लोग कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति की तरह ही राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से क्या होती है, हस्तांतरित होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या होती है, सौंपी जाती है, हस्तांतरित की जाती है, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में दी जाती है। इसका मतलब यही होता है हस्तांतरित का मतलब। लेकिन इसका अगर वास्तविक अर्थ देखा जाए, हस्तांतरित मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो विचार है, जो कल्चर है, उसको भेजा जाए, उसी को हस्तांतरित संस्कृति का हस्तांतरण कहते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति की तरह ही राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से हस्तांतरित होती है। समाजीकरण जो होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जिसको कहते हैं, और समाज में अगर कोई बच्चा होता तो उसका स्तरीकरण ही होता है, सामाजिक स्तरीकरण। और जिस व्यक्ति का सामाजिक स्तरीकरण नहीं होता है वो पशुत्व होता है, यानी कि अगर समाज का वरदहस्त जिस बालक को या जिस बच्चे को नहीं प्राप्त होता है, वह बच्चा कैसा होता है मेरे भैया, वो बच्चा जंगली टाइप का होता है, एकदम से पशुवत व्यवहार करता है। उसका आप मान करके चलो कि वह जो लड़का होगा वो पशुओं की तरह व्यवहार करेगा, पशुओं की तरह खाएगा, उसी की तरह टोन टोन मतलब बोल लेगा अगर उसने प्रयास किया तो। बाकी अगर सुनेगा नहीं, ना भाषा जानेगा, ना बोली जानेगा, ना खाने का तौर तरीका, ना चलने का, ना उठने का, ना बैठने का, वेशभूषा क्या होती है, न शर्म लाज लिहाज कुछ नहीं जानेगा वो, अगर वो समाज से दूर रहता है। तो समाज
व्यक्तियों का निर्माण करते हैं और व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के समाज का निर्माण किया जाता है। व्यक्तियों के संबंध मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं, तो समाज और व्यक्ति एक दूसरे के संपूरक हैं। इसीलिए जब बात स्तरीकरण की होती है तो समाजीकरण की होती है। समाजीकरण की मैंने बात किया, स्तरीकरण गलती से निकली। स्तरीकरण को जो है एक प्रकार से स्तरीकरण दूसरी प्रक्रिया जिसमें स्तर फिक्स किया जाता है, वो मैं समाज शास्त्र में पढ़ाता हूँ आपको, तो उसमें मैं बता दूंगा। राजनीतिक समाजीकरण जो होता है, यानी कि राजनीति का जो नियम है, राजनीति की जो चीज़ें हैं उसको बच्चा जान पाए, उसको व्यक्ति जान पाए, उसी को राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। तो राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति की भांति हस्तांतरित होती है, और इसीलिए संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण उपागम है। और राजनीतिक संस्कृति वह धारणा होती है, लिखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति वह धारणा होती है जिसका विकास यथार्थ व्यवहार और औपचारिक जो संस्थाएं, जो कानूनी रूप से संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के बीच संबंध को सहायता देने के लिए होता है। उस धारणा को हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। तो इस प्रकार से यह सीखा हुआ राजनीतिक व्यवहार है जो कि समूहों या व्यक्तियों में सामाजिक परिवर्तन या नई परिस्थितियों के अनुकूल बनने की प्रक्रिया में क्या होता है, उत्पन्न या फिर बनता है या निर्मित होता है। ओके, क्लियर हो गई। अच्छा, इसी की परिभाषा को देते हुए आलमंड या फिर आमंड कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा और आलमंड कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा। आमंड ज़्यादा बेटर है तो आमंड ही मानिएगा। तो आमंड और पबेल कहते हैं, राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा को देते हुए लिखेंगे कि ये कहते हैं आमंड और पबेल कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के, जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसके सदस्यों की राजनीति के प्रति वैयक्तिक अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरणों के प्रतिमान होते हैं। यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था के सदस्य होते हैं उनकी राजनीति की प्रति जो वैयक्तिक अभिवृत्ति है, उन वैयक्तिक अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरणों के प्रतिमान को ही हम क्या कहते हैं, राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। सिडनी बर्बा जी कहते हैं इस बात को लेकर के कि राजनीतिक संस्कृति में अनुभाविक विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की वह व्यवस्था सन्निहित होती है, मिली हुई होती है, जो उस परिस्थिति अथवा दशा को क्या करती है, परिभाषित करती है, जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है उस परिस्थिति या उस दशा को परिभाषित करती है जो मतलब कि विश्वासों या अनुभाविक विश्वासों और अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था जो होती है, जिसमें सन्निहित होती है, जो परिस्थिति और दशा को परिभाषित करती है, जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है, ये सभी राजनीतिक संस्कृति में ही होती है। ओके, क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 8वां नंबर, अराजकतावाद। अराजकतावाद क्या है भैया? अराजकतावाद आपसे पूछा जा रहा है, अराजकतावाद के बारे में बताएं। तो अराजकतावाद की अगर आम बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो अराजकतावाद का अर्थ लूटमार या हत्या या उपद्रव करना, ये सब होता है। ठीक है, इसी को अराजकतावाद कहते हैं या अराजकता कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। और अगर हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें, अगर देखें समाजशास्त्र दृष्टि जो है, अगर समाजशास्त्र में भी अराजकतावाद होता है, राजनीति शास्त्र के दृष्टि से समाजशास्त्र या शास्त्रीय दृष्टि से देखें, इसीलिए आप ना तो राजनीति का जो है उल्लेख करें, ना ही किसी समाज का उल्लेख करें। आप सीधे बताओ कि शास्त्रीय दृष्टि से अराजकतावाद वह सिद्धांत होता है, कैसा सिद्धांत होता है, जो राज्य की आवश्यकता, किसकी आवश्यकता, जो राज्य की आवश्यकता और उपयोगिता। तो राजनीति शास्त्र यानी कि अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो राज्य की आवश्यकता और उपयोगिता में कोई आस्था नहीं रखता और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। यानी ऐसा विचार या ऐसी विचारधारा या ऐसा सिद्धांत जो राज्य की आवश्यकता और उपयोगिता नहीं समझता या उसमें आस्था नहीं रखता, उसके नियम, उसके मापदंड, उसके जो दंड विधान है उसको नहीं मानता और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। यानी कि राज्य ना हो उसके हिसाब से, यानी राज्य हो ही ना और एक समाज, तो राज्य विहीन समाज की कल्पना करना अराजकतावाद कहलाता है। समझ में आ गई बातें? तो ये थे शास्त्रीय दृष्टि से परिभाषा।
अराजकतावादी कुछ विचारक हुए हैं, उन विचारकों के अनुसार वो लोग कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई तो है ही। राज्य को क्या बताया अराजकतावादियों ने कि एक राज्य क्या है, एक आवश्यक बुराई तो है ही, वह अनावश्यक हामी है, मतलब कि एक प्रकार से आवश्यक मतलब कि क्या है, अनावश्यक भी है। क्या राज्य जो होता है एक आवश्यक बुराई भी होता है और अनावश्यक भी होता है, और इस समाज का संगठन ऐच्छिक सहयोग और स्वतंत्रता के आधार पर किया जाएगा। अराजकतावादी समाज में व्यवस्था तो सरबर तो होगी, लेकिन व्यवस्था कहीं नहीं होगी, ये अराजकतावादियों का मानना है। अराजकता शब्द की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो यूनानी भाषा के अनार्किया शब्द से हुई। किस शब्द से हुई है? अनार्किया शब्द से हुई है। अराजकता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? यूनानी भाषा के अनार्किया शब्द से हुई। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जरूर पूछता है कि अराजकता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो यूनानी भाषा के अनार्किया शब्द से हुई, जिसका मतलब क्या होता है? शासन का अभाव। यानी जहाँ पर शासन का अभाव यानी शासन की कमी होगी, जहाँ पर शासन प्रशासन की कमी होगी वहीं पर अराजकता फैलेगी। ये सिंपल सी परिभाषा या इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। लिखेंगे, एक डिक्सन महोदय हैं। डिक्सन महोदय कहते हैं कि अराजकता अर्थव्यवस्था का अभाव नहीं अपितु शक्ति का अभाव होता है, और इसका अर्थ स्वतंत्रता, मेलजोल तथा प्रेम से होता है। हक्सले महोदय इसी परिभाषा को यानी अराजकतावाद की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि अराजकता समाज की वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होगा। तो अराजकतावाद समाज की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिस व्यवस्था में हर एक व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक स्वयं होगा, यानी उस पर किसी राज्य का, किसी दंड विधान का, किसी संविधान का कुछ नियम नहीं चलेगा, वो स्वयं का अपना एक प्रकार से मालिक होगा। तो वही अराजकतावाद है। हक्सले महोदय ने इसको परिभाषित किया। तो इस प्रकार से अराजकतावाद के बारे में आप लोगों ने समझा। ओके, क्लियर हो गई बातें? आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मताधिकार का अर्थ बताइए। मताधिकार का अर्थ क्या होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करें। मताधिकार का अर्थ बताइए भैया। मताधिकार, मताधिकार माने क्या होता है? मत देने के अधिकार को हम मताधिकार कहते हैं, यानी मत माने वोट देने के अधिकार को। ओके, तो लिखेंगे आप सभी लोग कि मताधिकार दो शब्दों से मिलकर के बना है, मत प्लस अधिकार। किस शब्दों से बना है? तो एक तो है भैया मत और एक यहाँ पर अधिकार बनेगा। तो मताधिकार दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक मत और दूसरा अधिकार, जिसका मतलब क्या होता है? मत देने या राय प्रकट करने के अधिकार को हम मत का अधिकार कहते हैं, यानी कि अपना जो मत है, आपकी जो विचारधारा है, उस हिसाब से आप अपनी राय को प्रकट करें, तो मत देने या राय प्रकट करने का अधिकार ही मताधिकार कहलाता है। प्रजातंत्र राज्यों में साधारणतः अगर बात की जाए, नागरिक को विचार, लेखन या भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करके यह छूट दी जाती है कि वह किसी भी समस्या के संबंध में नागरिकों के द्वारा प्रकट किया जाने वाला मत राज्य द्वारा स्वीकार कर भी लिया जाता है और नहीं भी किया जाता है। जैसे कानून बना, कानून बनने के बाद में आपका मत क्या है कि कानून अच्छा नहीं, तो आप धरना देते हो लोकतंत्र में, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके ही मत हैं। अब इसी में तमाम सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे जो कि आपस में परस्पर एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो उन सभी लोगों का अगर एक ही मत हुआ तो उस मत को हम जनमत कहते हैं। अगर वोट देने गए, आपने सोचा कि मैंने भाजपा को वोट देना है या फिर मुझे कांग्रेस पार्टी को देना है, तो आप चाहे भाजपा को दो चाहे कांग्रेस को दो, ये आपका मत है। इस पे ना तो कांग्रेसियों को कोई मतलब कि आपत्ति होना चाहिए और ना ही भाजपाइयों को कि आप किसको वोट देते हैं। चाहे तो आप नोटा दबा दो, किसी को वोटवे न दो, तो ये आपका अधिकार है। तो ये मत देने का अधिकार मतलब कि आप अपने विचारों का, अपनी राय प्रकट करने का जो अधिकार होता है उसी को मताधिकार कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा थी, मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रवाद को समझाइए। 10वां नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न अति लघुत्तरीय का क्या है, देखेंगे कि राष्ट्रवाद को समझाया। अच्छा, ये प्रश्न जो थे मैंने लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय के हिसाब से भी आपको इसको समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, राष्ट्रवाद क्या होता है भैया? राष्ट्रवाद का जन्म पश्चिम से आधुनिक काल के प्रारंभ में जो पोप होते थे, उन पोप शाही के पतन तथा प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष राज्यों के उदय के परिणाम स्वरूप होता है। जब वहाँ पर चर्च का एक प्रकार से जो मालिकाना हक था वो समाप्त होता है पश्चिम समाजों में, यूरोप के कंट्रीज़ में, तो ईसाई संसार की पुरानी कल्पना ने अपनी प्रासंगिकता खो देती है
और एक नई चेतना का फैलाव होने लगता है, जिसमें पहले एक अंग्रेज, फ्रांसीसी, किंतु बाद में विश्व जनीन ईसाई समुदाय का सदस्य होने का अनुभव की प्रेरणा करने लगते हैं। मतलब धीरे धीरे आप देखेंगे कि वहाँ पर जो राजशाही होती है, मतलब कि जो राजशाही या एक प्रकार से बोलें तो जो चर्च लोग शासन करते हैं, उसका खात्मा होता है। छोटे छोटे राज्यों में, जो भारत की अगर बात की, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था भारत, अलग अलग राजा हुआ करता था। तो उनमें क्या था, राष्ट्रवाद की एक संकुचित धारणा थी। राष्ट्रवाद एक बड़ी धारणा नहीं मानी जाती थी, एक संकुचित धारणा थी, और उसी संकुचित धारणा का प्रतिपालन मतलब कि जो है पालन करते थे ये लोग। ओके, तो कहीं ना कहीं पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो राजनीति प्रकार मतलब कि जो राष्ट्रवाद है ये संकुचित विचारधारा नहीं है। राष्ट्र के बारे में सोचना, राष्ट्र अपना सर्वोपरि हो, हर क्षेत्र में धर्म को पीछे हटा करके राष्ट्र को सर्वोपरि मानना ही राष्ट्रवाद की भावना होती है। आप देखेंगे मैकियावेली जो थे, उन्होंने रोम के लोगों को के एकीकरण के विषय का प्रबल रूप में समर्थन किया, किंतु फ्रांस की 1789 की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, जिससे देशभक्ति की भावनाओं के आधार पर एकीकरण की शक्तियों को खोल देता है। और क्या होता है कि राष्ट्रवाद को फ्रांस की क्रांति की देन माना जाता है। जीपी गूच के राष्ट्रवाद को ही फ्रांस की क्रांति की देन माना जाता है, और यह विचार की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पण की पर्यायवाची है। और आप देखेंगे कि पश्चिमी यूरोप में केवल 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति के काल में ही लोकप्रिय हुआ, और इसी युग के संदर्भ में राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग सही रूप में पहली बार हमारे समक्ष आता है। भारत में 1857 की जब क्रांति होती है, उस समय क्या होता है, भारत में जो छिटपुट राजा बटे हुए थे, वो लोग सोचते हैं कि नहीं, अब राष्ट्रवादी विचारधारा उनके अंदर पनपने लगती है 1857 की क्रांति के बाद में। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिस विचारधारा के माध्यम से अपने राष्ट्र यानी कि जो व्यापक दृष्टिकोण होता है किसी समाज के प्रति, व्यापक दृष्टिकोण यानी कि अपना राष्ट्र सर्वोपरि है, तन मन धन सब कुछ अर्पित करके राष्ट्र के प्रति बलिदान देना ही राष्ट्रवाद की भावना होती है। राष्ट्रवाद ऐसा नहीं कि आप केवल देश पर बलिदान दे दें तो राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद आप शिक्षा के क्षेत्र में दे सकते हो, राष्ट्रवाद आप समाज को उन्नति कर सकते हो, समाज की वो भी राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के माध्यम से आप अपने यहाँ पर उद्योग खोल सकते हो, उसमें लोगों की मदद कर सकते हो, या अपने कानून व्यवस्था को मान सकते हो, या इसी प्रकार से अपने राज्य के जो विचारधारा है उनका समर्थन करते हो, उनका विचार प्रचार प्रसार करते हो। तो ये सभी राष्ट्रवाद के ही अंग होते हैं। तो राष्ट्रवाद यही चीज़ें हो गई, आपको क्लियर हो गई। तो राष्ट्रवाद या अंतर्राष्ट्रवाद की उपेक्षा करके साम्राज्यवाद का समर्थन करता है। ये बात जो है आप देखेंगे कि दुनिया जो है कि अन्य भागों को जीत करके अपने राज्य में मिलाते हैं। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जो विस्तारवादी राष्ट्रवाद है उसकी मैंने बात करी है। तो विस्तारवादी राष्ट्रवाद जो है ये एक प्रकार से आप देखेंगे हिटलर के ज़माने का है। हिटलर जो है ऐसा सोचता था कि सभी राज्यों को, सभी जो आसपास के उसके देश हैं उसको कब्जिया लो, और उसके बाद में क्या करो, सभी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करो। सिकंदर, इनका सबका राष्ट्रवाद कैसा था, इनका सबका राष्ट्रवाद जो था विस्तारवादी राष्ट्रवाद था। ओके, एक संकुचित राष्ट्रवाद भी होता, तो एक जो है व्यक्तिगत राष्ट्रवाद मतलब कि एक प्रकार से खुद का राष्ट्रवाद होता है। तो भारत का राष्ट्रवाद एकदम से अब इस समय प्रबल चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रवाद की परिभाषा अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से देते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद एक प्रकार से अपने आप में एक राष्ट्र के प्रति समर्पित विचारधारा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा राष्ट्रवाद के बारे में। अब हम समझते हैं, केवल 5 प्रश्न करने खंडवा के 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों को आपको 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, लघु उत्तर टाइप के प्रश्न है, 8 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से केवल 5 प्रश्न करने हैं। तो न्यायपालिका की बात की जाए तो इससे पहला आशय यह है न्यायपालिका का कि इसे शासन के एक स्वतंत्र अंग के रूप में होना चाहिए। न्यायपालिका को, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन तीनों का आपस में संबंध नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों का आपस में गठजोड़ है तो फिर न्याय नहीं चलेगा। खास करके व्यवस्थापिका कार्यपालिका में संबंध हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में अगर संबंध हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। संसद में जो कानून बन रहा है उस यानी कानून बनाने वाली जो व्यवस्थापिका है और जो न्यायपालिका जो कानून की जांच करती है, इसमें अगर गठजोड़ हो गई तो फिर सही तरीके से न्याय नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इन दोनों को अलग होना परम आवश्यक है, इसीलिए न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। ओके, इसे किसी दूसरे के अधीनस्थ नहीं होना चाहिए न्यायपालिका को। इसका दूसरा अर्थ ये है
कि इसे विधायिका और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका इसके निर्णयों को किसी भी रूप में प्रभावित करने की स्थिति में ना हो। इसका तीसरा अर्थ ये है कि न्यायाधीश निर्णय करते समय अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो, किसी का दबाव उस पर ना हो, उसे निष्पक्ष और भयभीत रहने की समस्त परिस्थितियां विद्यमान हो, ताकि वो डरे ना किसी से, निष्पक्षता के साथ जो है अपना फैसला सुना सके। और यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्तों कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय यह नहीं है कि संविधान और विधियों से मुक्त हो, अर्थात उसे उनके उल्लंघन की छूट हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उनके हिसाब से निर्णय दिया जाए। ऐसा नहीं कि विचारों के हिसाब से या फिर उनको सही लग रहा है तो वही निर्णय दे दिया जाए। ऐसा होता है रेयर केसों में कभी कभी, और ये चाहिए भी कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि संविधान और न्याय से परे कभी कभी जो है अगर फैसला देना पड़े तो वो भी उचित होता है, अगर सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से अगर वो सत्य है, सही है तो ओके। लेकिन संविधान के दायरे में आकर के संविधान के नियमावलियों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्रता देनी चाहिए न्यायपालिका को, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। यानी कि सामाजिक जो मतलब कि संविधान में नियम लिखे हैं उस नियम का पालन करता चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें आपकी समझ में आ गई। ओके, इसके अलावा दबाव समूह जो है, दबाव समूह के बारे में जानते हैं आप लोग? दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह सर्वव्यापक होता है। दबाव आप देखेंगे, दबाव समूह के कारण से क्या होता है, कभी कभी जो न्यायाधीश होते हैं या फिर न्यायपालिका होती है इस पर भी प्रभाव पड़ता है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी न्यायपालिका स्वतंत्र होनी परम आवश्यक है। न्यायपालिका के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, संसदात्मक शासन से आप क्या समझते हैं? संसदात्मक शासन से आप क्या समझते हैं? संसदात्मक शासन क्या होता है भैया? संसदात्मक शासन व्यवस्था भारत में लागू है, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, भारत में कैसे संसदात्मक शासन, यानी कि संसद का शासन होगा। संसद के दो सदन, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलात्मक शासन भी या उत्तरदायी शासन के नाम से भी जाना जाता है। और इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे कार्यपालिका की शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होती है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट नामक एक समिति होती है, उस समिति में निहित होती है मंत्रिमंडल या कैबिनेट जो शक्ति होती है। कैबिनेट जो मंत्री का मंडल होता है, कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होती है, किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होती है। ओके, और इसीलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कहा जाता है। गेटल जो है जो है बहुत अच्छे बात की जाए क्या है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि संसदात्मक शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री अर्थात वास्तविक कार्यपालिका अपने अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो भाई जो प्रधानमंत्री या व्यवस्थापिका मतलब प्रधानमंत्री या वास्तविक कार्यपालिका जो होती है, ये क्या होती है, अपने अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से जो व्यवस्थापिका होती है, जो कानून बनाने वाली यानी जो संसद होती है, उसके प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि आधुनिक राज्यों की व्यवस्थापिका के प्रायः दो सदन होते हैं, एक तो मंत्रिमंडल वास्तव में उस सदन के नियंत्रण में होता है, जिसे वित्तीय मामलों पर अधिक शक्ति प्रदान होती है, जो निर्वाचकों का भी अधिक सीधे ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। और इसके अतिरिक्त इस शासन का व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण इसे उत्तरदायी शासन के रूप में माना जाता है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका या फिर एक प्रकार से कार्यपालिका बोल रहा हूँ, जो व्यवस्थापिका होती है वो खास करके व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट होता है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। और संसद में प्रधानमंत्री या फिर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो खास करके आप देखेंगे कार्यपालिका जो होती है वो क्या होती है, कार्यपालिका के वास्तविक सदस्य मतलब कि अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और एक प्रकार से आप देखेंगे प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका के प्रधान नहीं होते, व्यवस्थापिका का प्रधान, व्यवस्थापिका में आप देखेंगे दो सदन होता है संसद में, एक लोकसभा एक राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा का सभापति, ये सब होते हैं अलग अलग। और प्रधानमंत्री लोकसभा का ही सदस्य होता है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी इस प्रकार से होना, तो उसी को संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, पूंजीवाद क्या है, इसके 5 दोष बताइए। पूंजीवाद क्या है, इसके 5 दोष बताइए भैया। तो पूंजीवाद की बात की है, पूंजीवाद की परिभाषा को देते हुए
GDH कोल कहते हैं कि पूंजीवादी एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधन व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं और उद्योगों में मजदूरी दे करके जो उद्योगों में जो कार्य होता है वो मजदूरी दे करके करवाया जाता है। जहाँ तक मजदूरी का प्रश्न है, यह समाजवाद या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भी रिवाज है। इसे पूंजीवाद का विशेष लक्षण नहीं माना जा सकता, परंतु यह कहना सही है कि पूंजीवाद में उद्योग निजी स्वामित्व में होते हैं और इसका आवश्यक लक्षण ये होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि पूंजीवाद में आप देखें हर चीज़ प्राइवेट हो जाए, यानी बस भी प्राइवेट चले, स्कूल कॉलेज भी प्राइवेट हो जाए, ट्रेनें भी प्राइवेट हैं, सारी चीज़ें अगर प्राइवेट हो जाएंगी तो उस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जिस देश में क्या हो कि पूंजी के ये उत्पादन के साधन है उन पर किसका अधिकार हो, उत्पादन के साधनों पर जब जो है सरकार का या सरकारी संस्थाओं का हस्तक्षेप होता है, सरकारी संस्थाओं का अधिकार होता है, उस पर सभी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि पब्लिक लोगों का समान रूप से भागीदारी होती है उसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं कि वो पब्लिक की चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का कोई कारखाना कोई बस है तो उसको हम प्राइवेट यानी कि उसी को हम पूंजीवादी व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो पूंजीवाद का पहला दोष है कि भ्रष्टाचार फैलता है। पूंजीवाद से क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था में ध्रुव तारा लाभ होता है, इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यंत भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। मिलावट हो गया, तस्कर बाजार हो गया, आवश्यक वस्तुओं को छिपा लेना हुआ, कृत्रिम दुर्लभता पैदा करना हुआ, करों की चोरी करना हुआ, रिश्वत सामान्य बात होती है इसमें। लाभ के उद्देश्य से दवाएं भी नकली और मिलावटी बेची जाती हैं। खाद्य मिलावटों में आप खाद्य पदार्थों में देखेंगे मिलावटें होती हैं, लगातार जनजीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो पूंजीवाद में भ्रष्टाचार खूब फैलता है। दूसरी बात है व्यापार चक्र भी जो होता है, पूंजीवाद समाज में व्यापार चक्र एक समान घटना होती है। इसमें अति उत्पादन होता है, बेकारी फैलती है, मंदी आती है, व्यापार चक्र समाज का एक अभिशाप होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है पूंजीवाद। तो पूंजीवाद में व्यापार चक्र की समस्या रहती है। तीसरा दोष पूंजीवाद का ये है कि औद्योगिक अशांति फैलती है इससे। पूंजीवाद के उद्योग और मजदूरों के हितों में संघर्ष अनिवार्य होते हैं। लगातार पूंजीवादी जो मालिक है उसके और समाज का जो एक प्रकार से जो मजदूर है, सरबराह वर्ग है, इसके बीच में हमेशा झड़प लगी रहती है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, मजदूरों को सैलरी कम देते हैं, हड़ताल आदि होती। तो ये सब अगला दोष, तीसरा दोष। चौथा दोष ये है कि संपत्ति का विषय वितरण। संपत्ति का विषय वितरण यानी कि पूंजीवाद में आप देखेंगे धनी और अधिक धनी होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, धन का विषम वितरण होता है और इसी कारण से क्या होता है कि ये लोग क्या होते हैं, सही तरीके से पूंजीवाद सही तरीके से कि नहीं चलता। कुछ वर्ग, कुछ तबका अमीर हो जाता है, कुछ तबका गरीब हो जाता है। तो इस प्रकार से पूंजीवाद ये एक प्रकार से इसका ये दोष है। इसके अलावा और भी कई सारे दोष हैं। पूंजीपति को अपने कार्य की मजदूरी, अपने उद्योग का लाभ, अपने धन की ब्याज, अपनी संपत्ति का किराया आदि मिलते रहते हैं। मजदूर का खर्च पूंजीपति की आमदनी है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये तमाम प्रकार के दोष हैं जो कि पूंजीपति के पूंजीवादी व्यवस्था में फैले हुए होते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है औचित्यपूर्णता किसे कहते हैं। औचित्यपूर्णता किसे कहते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। औचित्यपूर्णता किसे कहते हैं, तो औचित्यपूर्ण जो शब्द है ये अंग्रेजी का रूपांतरण है। अंग्रेजी का शब्द है जो है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी जो शब्द है इसका हिंदी रूपांतरण है औचित्यपूर्ण। और व्युत्पत्ति जो हुई है लेजिटिमेसी की, वो लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है। किससे हुई है, लेजिटिमस शब्द से, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, उससे लेजिटिमेसी शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है और उसी का हिंदी रूपांतरण है औचित्यपूर्ण। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका तात्पर्य है कि वैधानिक कानूनी, यानी वैधानिक कानूनी लॉफुल जिसको कहते हैं उसी को लेजिटिमेस कहते हैं, उसी को लॉफुल कहते हैं। ओके, सिसरो ने लेजिटिम शब्द का प्रयोग विधि द्वारा मान्य शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया है। कुछ समय के बाद में क्या हुआ, इसका प्रयोग प्राचीन परंपराओं के प्रति अनुकूलता तथा संवैधानिक नियमों के लिए किया जाने लगा। प्लेटो ने लिखा है कि औचित्यपूर्ण न्याय प्रत्येक के लिए आवश्यक होता है। लाक कहते हैं कि समझौता तथा सहमति के लिए के द्वारा औचित्यपूर्णता के विचार को सही किया जाना चाहिए। आधुनिक युग में एक सार्वभौमिक धारणा के रूप में मैक्स वेबर ने इसका प्रतिपादन किया औचित्यपूर्णता का, और उन्होंने लिखा कि औचित्यपूर्णता विश्वास की शक्ति पर आधारित होती है। औचित्यपूर्णता किसकी शक्ति पर आधारित होती है भैया, तो औचित्यपूर्णता विश्वास की शक्ति पर आधारित होती है। औचित्यपूर्णता विश्वास की शक्ति पर आधारित होती है। ओके,
और औचित्यपूर्णता एक विशिष्ट प्रकार का सिद्धांत या विचार या नियम होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जनता या उसका बड़ा भाग इस बात को स्वीकार करे कि राजनीतिक पद के ग्रहण करने या शक्ति के प्रयोग करने का अवसर सामान्य स्वीकृत नियमों तथा क्रियाविधियों पर आधारित है। ये औचित्यपूर्णता होती है। औचित्यपूर्णता के संकट के कई कारण, जैसे कि नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब औचित्यपूर्णता को, तो इसका संकट होता है। परंपरागत समूहों और संस्थाओं के स्तर कुछ चुनौती या नई परिस्थितियों के कारण से जो है संभव होता है, तो ये भी औचित्यपूर्णता के लिए संकट का कारण बनता है। राजनीतिक में नए समूहों का प्रवेश, इससे भी औचित्यपूर्णता संकट उत्पन्न होता है। जनता की राजनीतिक प्रणाली में अधिक आकांक्षाएं, जब जनता अपने शासन वर्ग से अत्यधिक आकांक्षाएं, अत्यधिक आशाएं लगा लेती है और वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो औचित्यपूर्णता का संकट पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से औचित्यपूर्णता के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 6वां नंबर प्रश्न है, अधिकार की परिभाषा देते हुए इससे संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो अधिकार क्या होता है भैया? अधिकार जो होता है वो सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अन्य शब्दों में कहें तो अधिकार जो होता है मनुष्य की उस उचित या फिर वह उचित मांग होती है जिसके अभाव में वह क्या करता है, विभिन्न परिस्थितियों में अपने सामाजिक जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं अपने, तो अधिकारों के लिए फंडामेंटल जो प्रकार से जो अधिकार, मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो खास करके इसीलिए अधिकार दिए जाते हैं। तो अधिकार वही होता है, मौलिक अधिकार जो दिए जाते हैं वो संविधान भी देता है मौलिक अधिकार। तो अधिकार माने कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना खुद का एक अधिकार होता है, तो उस अधिकार को उसको लेना परमावश्यक, जिससे उसका पूर्ण विकास हो सकता है। ओके, अधिकार के कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि आप देखें नागरिकों के अधिकारों की प्रकृति और रूप के बारे में कई सिद्धांत प्रचलित हैं। जैसे कि पहला सिद्धांत है, उसमें पहला सिद्धांत कौन सा है? अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत है, नैसर्गिक सिद्धांत। कुछ अधिकार जो होते हैं प्रकृति ने खुद दे करके भेजे, तो प्राकृतिक अधिकार हो गए। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं। दूसरे सिद्धांत की अगर बात किए तो अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, यानी जो मौलिक अधिकार के रूप में हमको मिला वो कानूनी सिद्धांत है। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत मतलब होता है कि कुछ ऐसे सिद्धांत जो कि हमको, कुछ ऐसे अधिकार जो कि हमको ऐतिहासिक जो जनता है वो देती है, यानी इतिहास में किस प्रकार से अधिकार जनता को मिलते थे, तो उनके हिसाब से हमको कुछ अधिकार मिलते हैं, तो ऐतिहासिक सिद्धांत हो गए। चौथा सिद्धांत वो होता है अधिकारों का, कि अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत, यानी समाज के कल्याण यानी वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कुछ हमको अधिकार, जैसे नीति निर्देशक जो सिद्धांत है जो अपने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक का जो एक प्रकार से भाग 4 का एरिया है, भाग 4 में संविधान का वेलफेयर के बारे में बताया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत यानी राज्य जो होगा, देश जो होगा, जो सरकार होगी वो अच्छा कार्य करेगी ताकि जो है लोक कल्याणकारी राज्य बन सके, समाज का कल्याण हो सके। समाज के कल्याण के लिए ही कुछ व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, ये होता है। और पांचवी बात ये है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। क्या? अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, ये भी एक प्रकार से अधिकार संबंधी ही सिद्धांत हैं। तो अधिकार संबंधी सिद्धांत ये क्या है? अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत है। ओके, तो अधिकारों का जो आदर्शवादी सिद्धांत है, आइडियलिज्म, यानी कि किसी जो है बड़े व्यक्ति ने किन किन अधिकारों के बारे में बताया था उसको अपना करके सिद्धांत दिया जाए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अधिकार की परिभाषा समझा, अधिकार से संबंधित जो सिद्धांत थे विभिन्न विद्वानों ने दिए थे उनको समझा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका भैया। अगला प्रश्न सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका? 7वां नंबर प्रश्न है, व्यवहारवाद की प्रमुख सीमाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। व्यवहारवाद की प्रमुख सीमाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। व्यवहारवाद के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो व्यवहारवाद क्या होता है भैया? व्यवहारवाद क्या होता है, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि व्यवहारवाद की जो प्रमुख सीमाएं हैं उस पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो व्यवहारवाद की कई सारी सीमाएं, जैसे कि पहली सीमा ये है कि व्यवहारवाद जो होता है वो अपने आप को मूल निरपेक्ष मानता है, लेकिन स्वयं व्यवहारवादी का व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसके ज्ञान की सीमाएं, उसका साधन, राग द्वेष, झुकाव एवं पक्षपात, ये सब तत्व होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो कि उसके व्यवहारात्मक अध्ययन को प्रभावित करते हैं। उसके द्वारा विषयों का जो चयन किया जाता है वह भी उसके अपने मूल्यों और विचारधाराओं से ही प्रभावित होता है। तो व्यवहारवाद की ये पहली सीमा। दूसरी सीमा व्यवहारवाद की ये है
कि नीति निर्माण संबंधी मामलों में जब नीति निर्माण किया जाता है उसके संबंधी जो मामले होते हैं उन मामलों में राजनीतिज्ञों के हेतु व्यवहारवाद तथा व्यवहारवादियों का उपयोग अत्यधिक सीमित हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, क्योंकि नीति निर्माण में एक नहीं अनेक तत्व महत्व रखते हैं। नीतियों के निर्धारण में एक तत्व का महत्व नहीं होता, कई तत्वों का महत्व होता है। ये भी व्यवहारवाद की सीमा होती है। तीसरी सीमा व्यवहारवाद की ये है कि व्यवहारवादी वैज्ञानिक एवं तकनीकी साधनों पर जो है व्यवहारवादी जो वैज्ञानिक हैं वो तकनीकी साधनों पर अत्यधिक बल देते हैं और ऐतिहासिक अनुभवों की उपेक्षा करते हैं। तो व्यवहारवादी जो वैज्ञानिक हैं ये तकनीकी साधनों पर, जो टेक्निक के जो उपकरण होते हैं उन पर ज़्यादा बल देते हैं और ऐतिहासिक जो अनुभव होते हैं उन पर बल नहीं देते, यानी उनकी उपेक्षा की जाती है। ओके, चौथी जो सीमा है व्यवहारवाद की वो ये है कि व्यवहारवाद जो होता है, ये व्यवहारवाद माने आम बालचाल व्यवहार में जो चीज़ें आ रही हैं उसी को, व्यवहार की जो विचारधारा है, जो आम बोलचाल या फिर आम जनता के लिए प्रयोग। तो व्यवहारवाद मानव व्यवहार का अध्ययन विशिष्ट परिस्थितियों में करता है। उसका क्षेत्र क्या तथा क्यों तक सीमित नहीं होता, ये क्या है क्यों है इस तक सीमित नहीं होता है, जबकि राजनीति शास्त्र का क्षेत्र कैसा है तथा क्यों है इन सभी तक विस्तृत होता है। और इसके लिए हमें राजनीतिक दर्शन एवं इतिहास की सहायता की आवश्यकता होती है। तो ये व्यवहारवाद की सीमाएं थी। 4 सीमाएं जो मैंने बताई, इसको अगर आप लिख देंगे तो हो जाएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, एक बार जो है पॉज करके देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद में देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीति की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, बताएं। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न पूछ रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की प्रमुख मतलब की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो भाई इसकी प्रमुख सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है, पहली विशेषता राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की ये है। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता ये है कि राज्य एक स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था नहीं है। राज्य एक स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था नहीं है। संपत्तिशाली लोगों ने अपने हितों व स्वार्थों की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना की है। ये मार्क्स कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था नहीं है। राज्य संपत्तिशाली जो लोग होते हैं, जो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, जो अमीर होते हैं, उन लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए या अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना की है। पहली बात, पहला सिद्धांत मतलब पहली विशेषता मार्क्सवादी सिद्धांत की बताई कार्ल मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति का। दूसरा सिद्धांत ये बताते हैं, दूसरा इनकी विशेषता इनके सिद्धांत की, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की, ये राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत, उसमें दूसरी विशेषता ये है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है। मार्क्स कहते हैं कि राज्य एक वर्ग की संस्था होती है, एक वर्ग विशेष की संस्था होती है और यह वर्ग पूंजीपतियों के द्वारा या श्रमिकों के शोषण का एक यंत्र होता है। यानी राज्य जो है ये पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों का, यानी जो पूंजीपति लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जो अमीर है, फैक्ट्री मालिक है, वो जो श्रमिक है, जो मजदूर है, उनका शोषण करते हैं और इसी शोषण करने का एक यंत्र होता है राज्य। ओके, और इसके अलावा ये कहते हैं कि राज्य कभी भी श्रमिकों का भला नहीं कर सकता। राज्य की कटु आलोचना करते हुए कार्ल मार्क्स अपने विचार में कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के आधार पर कार्ल मार्क्स के विचारों को देखें तो वो कहते हैं कि राज्य जो होता है ये कभी भी श्रमिकों का भला नहीं कर सकता, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। तीसरी बात, ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा की विशेषता ये है जो कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। तीसरी विचारधारा मतलब कि तीसरी विशेषता इसकी ये है, ये कहते हैं कार्ल मार्क्स कि राज्य शक्ति पर आधारित है। यानी सरल शब्दों में बोले तो पूंजीपति वर्ग राज्य की सत्ता का प्रयोग अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमिकों के विरुद्ध करता है। यानी राज्य शक्ति पर आधारित है। तो राज्य शक्ति पर आधारित है, ये कथन किसका है? राज्य शक्ति पर आधारित है, ये कथन कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स ने कथन कहा। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि राज्य किस पर आधारित है भैया? क्लियर हो गई बात? तो राज्य शक्ति पर आधारित है, यानी कि जिसके पास शक्ति है वही शासन करेगा। ये बात जो है कार्ल मार्क्स ने कहा कि राज्य शक्ति पर आधारित है और पूंजीपति वर्ग राज्य की सत्ता का प्रयोग अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमिकों के विरुद्ध में करता है। ओके, चौथी विशेषता कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की है, राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत दिया इन्होंने, इसकी ये विशेषता है कि राज्य एक अस्थायी संस्था होती है, यानी कि कभी भी भंग हो सकती है, अस्थायी संस्था नहीं है राज्य एक अस्थायी संस्था होती है। श्रमिक वर्ग संघर्ष के द्वारा अर्थात क्रांति के द्वारा पूंजीपति वर्ग का सफाया करेगा, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं।
और इस प्रकार वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज की कल्पना करने वाला जो विद्वान है वो कौन है? वो कार्ल मार्क्स ही है, मार्क्स है। और मार्क्सवादी विचारधारा इस समय आप देखेंगे तो भारत के जो आधुनिक कवि रहे हैं उन पर भी फैली है, उन पर भी आई है। वर्ग संघर्ष जो है और वर्ग विहीन समाज और राज्य विहीन समाज की कल्पना करने वाले जो विद्वान हैं, जो व्यक्ति हैं, वो कार्ल मार्क्स ही हैं। ये अपनी विचारधारा में इस प्रकार की बातें कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स क्या जो राज्य से संबंधित या राज्य की उत्पत्ति संबंधित जो सिद्धांत है, इसकी यही विशेषता थी जो मैंने आपको बता दी। 9वां प्रश्न आपके समक्ष है, सत्ता का अर्थ लिखिए। सत्ता का अर्थ क्या है भैया? सत्ता क्या होती है? सत्ता का अर्थ बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सत्ता का क्या अर्थ होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सत्ता के अर्थ के बारे में, सत्ता क्या होती है? सत्ता और शक्ति जो होती है एक दूसरे के एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे कुछ संबंध ही रखती है, लेकिन फिर भी सत्ता के बारे में हम जानते हैं। तो विद्वान सत्ता के संबंध में एक मत नहीं है, बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। और कुछ विद्वानों ने सत्ता का अभिप्राय औचित्यपूर्ण श्रेष्ठता की आधार भूमि पर अनुज्ञा और स्वीकृति प्राप्त करने की योग्यता से लगाया है। तो कुछ विद्वानों ने उसे व्यवहार का एक विशेष समुच्चय माना है। एक अन्य विद्वान के अनुसार अगर बात की जाए तो उन्होंने सत्ता व विशेष परिस्थितियां, मतलब कि सत्ता के बारे में कहा कि सत्ता व विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनमें वह व्यवहार प्रकट होता है। यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह औपचारिक सत्ता के अभाव में किसी विशिष्ट परिस्थिति में सत्ता धारण किए रहे। सत्ता की मात्रा की वृद्धि राज्य व्यवस्थाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होती है, ये बात विद्वानों ने बताई। लेकिन यह पूर्णतः अनुचित है कि सत्ता की अभिवृद्धि के लिए प्रभाव या शक्ति का प्रयोग अनिवार्य ही होता है। सत्ता प्रजातंत्र प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग भी है और सत्ता लोकतंत्र में आप देखेंगे सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है। जब चाहती जनता सत्ता को खत्म करती है, यानी 5 साल, हर 5 सालों पर आप देखेंगे, 4 सालों पर जिस भी देश में इस तरीके से चलती होगी, उस हिसाब से जनता जो होती है उसके हाथों में शक्ति है कि वो किस शासक को या किस व्यक्ति को राजा बनाती, किस व्यक्ति को जो है सरकार का मुखिया बनाती है। सत्ता की परिभाषा देते हुए रोबे महोदय कहते हैं, रोबे महोदय ने लिखा कि सत्तारूढ़ व्यक्तियों व व्यक्ति समूहों को हमारे राजनीतिक विनिश्चयों के निर्मित करने व प्रभावित करने का अधिकार होता है, जो सत्ता निर्मित करने वाले लोग होते हैं। तो सत्ता मतलब होता है यानी शासन जिसके पास है। तो शासन जो होता है सत्ता में निहित होता है। शासन किसके द्वारा चलता है? सत्ता के द्वारा ही शासन चलता है। तो इस प्रकार से आपने समझा इन सभी चीज़ों को, क्लियर हो गई बातें। तो ये सत्ता थी। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा। अब आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप जो है मैं चैप्टर वाइज वीडियो दूंगा, उसमें मिल जाएगा। हालांकि कुछ चैप्टर वाइज वीडियो हमारे चैनल पहले से उपलब्ध हैं, आप लोग उनको जरूर देख लीजिएगा। केवल 2 प्रश्न करने होंगे दीर्घ टाइप के प्रश्नों में। खंड साम में दीर्घ टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। ओके, 5 प्रश्न या 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से केवल आपको 2 प्रश्न करने होंगे। प्रश्न क्या है आपके समक्ष? पहला प्रश्न तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न लगातार एग्जाम्स में आता है और ये प्रश्न आएगा 100%। ओके, प्रश्न क्या है कि राजनीति विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा उसका राजनीति एवं राजदर्शन से भेद स्पष्ट कीजिए। तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजनीति विज्ञान की जो है विषय क्षेत्र, उसकी प्रकृति, ये सब जान लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए तथा यह कितने प्रकार की होती है, इसको भी बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर आएगा। अगला प्रश्न है राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। अच्छा, इस प्रश्न के उत्तर को लिखना कैसे है? सबसे पहले आप राजनीतिक सहभागिता के अर्थ को बताएंगे, उसके बाद में उसकी परिभाषा को लिखेंगे, चूंकि अवधारणा में मीनिंग एंड डेफिनेशन दोनों शामिल होती है। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे कि राजनीतिक सहभागिता की उपयोगिता, उसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे। और अच्छा, उपयोगिता में आप ऐसे 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, इस प्रकार से लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में फिर डालेंगे हेडिंग राजनीतिक सहभागिता का महत्व। अब इसके महत्व में भी इसी प्रकार से आप 1-2 हेडिंग डाल करके उसका महत्व लिखेंगे। उस प्रकार से लास्ट में जो है आप निष्कर्ष लिखना चाहें लिखिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा आपका। अगला पॉइंट देखिएगा, 13वां नंबर प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं और भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार से प्रश्न आप देखेंगे ये वर्तमान में विवादों में भी रहा है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में बहुत सारे डिबेट वगैरह भी हुई टीवी पर, तो आप इसको देख सकते हो। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हो, भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, या फिर आवश्यकता कहाँ तक प्रासंगिक है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे आप।
तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या का परीक्षण कीजिए, मतलब व्याख्या कीजिए और उसका परीक्षण भी कीजिए। तो राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है हाब्स लॉक और रूसो के द्वारा दिया गया है। इसको एक बार आपको उसकी व्याख्या सबसे पहले प्रस्तुत करनी है, उसके बाद में उसका परीक्षण करना है कि कहाँ तक ये प्रासंगिक है, कहाँ तक इस प्रकार की व्याख्या सही है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा, सारी चीज़ों को जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे दोस्त। आपको बता दूं कि मॉडल पेपर 2022 का सॉल्व मॉडल पेपर अपलोड हो चुका, मतलब कि ये अभी रात के 9 बजे से क्लास प्रारंभ हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा भूगोल की क्लास चल रही, तो आप लोग इसको भूगोल की क्लास जाकर के अटेंड कर लीजिए जिनको देखना है। ओके, तो ये जिस प्रकार से हमने पॉलिटिकल साइंस में बताया उसी प्रकार से इसमें भी आप देखेंगे तमाम प्रकार की चीज़ें। बीएस सेकंड सेमेस्टर की बात की तो शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 1 ये कल वीडियो में अवेलेबल हो चुका है, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1, यहाँ से एक प्रश्न जरूर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आते रहते हैं, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स बीएस सेकंड सेमेस्टर का देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जो सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में यानी समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में विस्तार से हमने समझा दिया, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी और सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इन वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी पॉलिटिकल साइंस का यह लेक्चर देख करके आपको कैसा लगा, आपको अन्य किसी सब्जेक्ट पर या फिर और मॉडल पेपर देखने के लिए और भी सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट का शुक्ला एचडी पॉइंट पर लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का मॉडल पेपर दिया जाता है, तो आप लोग शुक्ला एचडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। ओके, चलिए फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग इन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप प्ले लिस्ट जरूर एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलें फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। धन्यवाद।